ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमको देखना है सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा का प्रकार, और साथ ही पढ़ेंगे वन के बारे में और घास के मैदान के बारे में। अपडेट के बारे में सबसे पहले शुभकामनाएं देते उन छात्रों को जो बीपीएससी पास किया है, जिसका रिजल्ट कल पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो उन सभी को शुभकामनाएं। अब वो जाएंगे स्कूल में, विद्यालय में अपना सेवा देंगे जब भी उनका ज्वाइनिंग मिल जाएगा तब। ठीक है, तो ये एक अपडेट था और ये शुभकामनाएं था उन सभी के लिए। अब पढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ से क्या क्या टॉपिक हमको एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, कहता है सागरीय जल, सागरीय समझते हैं समुद्र, सागर। ठीक है, तो सागर के जल से ना अलग अलग प्रकार के तट का निर्माण होता है। उस तट को क्या कहते हैं, क्या नाम है, कैसे निर्माण होता है, क्या कारण है, वो सब जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है फियोर्ड तट के बारे में। फियोर्ड तो कहता है किसी हिमानीकृत, हिमानी जहाँ पे होता है आपका बर्फ। ठीक है, तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियोर्ड का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होती है। और उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझिए। देखिए, ये ना समझिए कि बर्फ है, ये बर्फ है, तो बर्फ तो भाई पिघलेगा ना, पिघल पिघल के नीचे आएगा ना, पिघल पिघल के नीचे आएगा, तो बर्फ से ही ना निकल निकल के सागर बना है। तो जब बर्फ पिघलेगा, ये मान लीजिए बर्फ पिघल गया, इतना पिघल गया। ठीक है, बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघलता है तो कहीं से ऐसे से निकलता है ना जल जी, तो जल निकलता है तो जहां से आएगा वो नीचे उसकी भूमि होगा ना, तो भूमि होगा तो बार बार जल आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो जो मिट्टी होगा जो हल्का हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। अब क्या होगा, नीचे दब जाएगा। तो जब नीचे दब गया, ये वाला पार्ट दब गया, बर्फ से बर्फ जब पिघला दब गया, तो फिर भी एक साथ पूरे बर्फ तो नहीं ना पिघलेगा, और तो बर्फ तो कुछ रहेगा ना। तो मान लीजिए इतना तक बर्फ बच गया और इसमें से पिघल पिघल के नीचे आया पानी, अपने साथ जो यहाँ पे मिट्टी था ना उसको गीला करके दलदली करके उसको दबा दिया। तो दबा दिया, ये जो सागर है तो सागर की तरफ धंस गया ना जी। तो सागर की तरफ धंस गया तो यहाँ पे पानी रहेगा ना अटका हुआ, यानी कि यहाँ से बर्फ पिघलेगा, यहाँ पे आके अटक जाएगा। ठीक है, ये तट हुआ फियोर्ड तट। कौन सा हुआ? हाँ, तो समझ गया ना। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि, हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने, यानी सागर के जल के तरफ ना नीचे धंस गया से ना फियोर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी होती है, ये जो किनारा है ना इसका, ये खड़ा रहेगा। ठीक है, खड़ा रहेगा। ठीक है, और खड़ी दीवार के समान होती है। इसका उदाहरण नॉर्वे की तट, फियोर्ड तट का उदाहरण है। अब हमको देखना है रिया तट के बारे में। ठीक है, पता है नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि के धंस जाने से ना रिया तट का निर्माण होता है। जैसे कि नदी ना अपने साथ क्या लेके जाती है, मिट्टी लेके जाती है, और जब वो समुद्र में जाती है ना तो उससे पहले ना वो मिट्टी को वहां छोड़ देती है। क्या करती है, छोड़ देती है। गाज जो भी लेके जाती है उसको एक किनारे छोड़ करके वो समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो समुद्र में चली जाती है तो अपने से जो मिट्टी लेके गई ना, जो समुद्र के किनारे छोड़ गई, तो भाई ऊंचा भूमि हो गया ना। लेकिन वहीं से बार बार नदी जाएगा, बार बार जाएगा, गुजरेगा, तो मिट्टी भी ना घुल जाएगी और हल्की हो जाएगी, और एक तरफ से ना समुद्र की तरफ वो गिरते चली जाएगी। यानी वो मिट्टी धीरे धीरे समुद्र में जा रही है, धीरे धीरे समुद्र में जा रही है, समुद्र में जा रही है। तो उससे जो तट बनेगा ना, वो बनेगा आपका रिया तट। यानी कि एक तो मिट्टी वहां पे छोड़ के समुद्र में नदी चला गया, तो जो छोड़ा हुआ मिट्टी है ना वो धीरे 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 करके ना समुद्र की तरफ लुढ़केगी, गिरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिट्टी छोड़ा तो वो ऊंचा हो गया, हाँ, अब धीरे धीरे लुढ़क के उसमें चला गया। इसका मतलब ये जल क्या है, वहां तक आ गया। ठीक है, तो बनेगा रिया तट। देखिए, नदियों द्वारा अपवर्तित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, यानी और गहरा और गहरा और गहरा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी उत्तरी नदी सॉरी उत्तरी भाग रिया तट के उदाहरण है। फिर से एक बार बता दें, प्रायद्वीपीय भारत हमारा है ना, मान लीजिए भारत के नक्शा हम बनाते हैं, तो ये जो नीचे वाला बनाएंगे ना, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत के निचली तट होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो हुआ ये नीचे वाला भारत के नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय तट। तो यहाँ पे क्या होता है कि नदी इधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है, जानते हैं ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, तो नदी इधर भी आगे गिरता है। तो क्या करता है, अपने साथ जो अगर मिट्टी लेके आया तो यहीं पे ना छोड़ देगा, धीरे 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 नीचे गिरेगा नदी, और अपने साथ जो यहाँ पे लाके मिट्टी छोड़ा हुआ ना, धीरे धीरे सागर की तरफ धंसते चला जाएगा, धंसते चला जाएगा, धंसते चला जाएगा। तो ये भारत का रिया तट के उदाहरण है। ये पश्चिमी भूमि है ना, पश्चिम के उत्तर वाला रिया तट के उदाहरण है। तो भारत की ये एक कच्छ की रण है यहाँ पे। ठीक है, ये कच्छ की रण है गुजरात के, सब ना ये सब रिया तट के उदाहरण है। भारत के पश्चिमी उत्तरी ये जो भाग है ना, रिया तट के उदाहरण, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हैफा तट के बारे में कहना है। ठीक है, हैफा तट
सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को ना हैफा तट कहते हैं। यानी सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि का पूरी तरह से डूब गया, यानी कि सागर के किनारे जो भूमि था ना वो पूरी तरह से नीचे चला गया, पूरी तरह से नीचे चला गया, यानी तट जहां था ना उससे आगे चला गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं हैफा तट, ठीक है। फिर सुनिए, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि को डूब जाने से निर्मित होता है हैफा तट। इस पर ना रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखलाएं मिलती है, जिसके ना सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट ना हैफा तट का उदाहरण है, ठीक है। कहने का मतलब सागर के किनारे जो ऊंची भूमि थे ना, अब धीरे धीरे वो नीचे चला गया, समुद्र में दब गया, ठीक है, तो बन गया हैफा तट, ठीक है। अब है डल्मेशियन तट। अब देखिए डल्मेशियन तट क्या आता है, कहते हैं समानांतर पर्वतीय कट को समानांतर पर्वतीय कट को वाले तटों के धंसाव से ना डल्मेशियन तट का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये पर्वत के बारे में कह रहा है, ठीक है, जो सागर से लगा हुआ पर्वत है उसके बारे में कह रहा है। यानी समानांतर पर्वतीय कट को वाले तटों को धंसाव से ना डल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डल्मेशियन तट इसका ना एक उदाहरण है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। निर्गत समुद्री तट। अब कहता है स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री स्थल के ना नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट को ना कहते हैं निर्गत समुद्री तट। अब इसको कैसे समझिएगा, समझिए, जैसे कि हम बताते हैं आपको ना अरब बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में एक जगह है जहाँ हिंदू लोग ना पूजा करने के लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं गंगा सागर। क्या कहते हैं, गंगा सागर। तो गंगा सागर वो मैदान है, वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पानी लहर लेके आता है। क्या करता है, लहर लेके आता है। लोग ना वहां पे इंतजार करते हैं उसके आने का, और वहां पे ना अपने आप को पवित्र करते हैं, ठीक है। हालांकि ये धर्म से संबंधित है, वहां पे ना वो लोग तीर्थ करने जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको क्या करा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं निर्गत समुद्र तट। तो मान लीजिए जो गंगा सागर है ना, तो मान लीजिए ये सब आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है ना, सॉरी बंगाल की खाड़ी पढ़ा रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर का पार्ट है बंगाल की खाड़ी। क्या है, तो अब इतना पानी है ना, इतना पानी है, तो ये ना जो भूमि है, जब पानी, ये वाला भूमि समझिए, जब पानी ऊपर गया तो डूब गया ना, जब पानी धीरे धीरे नीचे उतरेगा तो ये जो भूमि बुझेगा ना, दिखाएगा ना, हाँ, तो अब लोग इसी पे जाते हैं गंगा सागर करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये भूमि ना अभी ऊपर है, इधर समुद्र का लहर आएगा, इसको डुबो देगा, ठीक है, और फिर समुद्र की लहर चला जाएगा, ये फिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्र की लहर जब ये पानी का जलस्तर नीचे हो जाता है ना, तो ये दिखने लगता है एक द्वीप के रूप में, ठीक है, एक भूमि प्रकट हो जाता है। लेकिन जब जलस्तर बढ़ जाता है ना, तो समुद्र में डूब जाता है, ठीक है। तो लोग यहीं पे जाते हैं गंगा सागर करने के लिए, और उधर से लहर आता है तो उसको ना सहते हैं, वो अपने आप को पवित्र कहते हैं, ठीक है। धार्मिक केंद्र से जुड़ा हुआ है ये गंगा सागर, जो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यानी समुद्र के जल के ऊपर बढ़ने और नीचे घटने, ठीक है, ऊपर बढ़ गया तो डूब गया ना, नीचे गया तो भूमि आ गया। तो इसके क्रिया के द्वारा जो निर्मित भूमि है उसे कहते हैं हम निर्गत समुद्र तट, ठीक है, यानी निर्गत मतलब उससे निकला है, ठीक है। कहते हैं स्थल खंड के ऊपर उठने, यानी स्थल खंड ऊपर उठ गया ना जी, कैसे उठ गया, पानी नीचे गया तब ना, हाँ, तो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्र तल के जल के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट को ना स्प्रीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का ही उदाहरण है। तो फिर गुजरात के बारे में कह रहा है, हालांकि हम ये तो पश्चिम बंगाल के बारे में समझाएं, फिर गुजरात के ये वाला पार्ट के बारे में कह रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये काठियावाड़ का तट है, ये गुजरात का पार्ट है, इसी में ना काठियावाड़ आता है, ठीक है। तो ये क्या है, जब समुद्र का जल नीचे चला जाता है ना, तो वो मिट्टी ना ऊपर हो जाता है, तो जब वो ऊपर हो जाएगा वो मिट्टी, तो उसको कहते हैं निर्गत समुद्र तट। या फिर और सारे मिट्टी आकर उसको जमा हो जाएगा तो ऊपर होगा ना वो, लेकिन इसमें मेन काम है कि जल के स्तर का ना नीचे होना, ठीक है, समझ गए। हाँ, वो भी कारण है कि और मिट्टी आकर जमा हो जाएगा तो वो तो ऊपर होगा ही ना, ठीक है। अब आपको वन के बारे में थोड़ा सा विशेषता जानना है, वन के बारे में देखिए। कहता है वन निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए वन को ना धूप से तापमान और वर्षा के अनुसार ना डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ ना वर्षा 200 सेंटीमीटर से ना ऊपर होगा, ठीक है, तो वहां पे सदाबहार वन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ताप के बारे में भी यहाँ पे होगा। कहता है इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो जहाँ 200 से अधिक वर्षा होगा वहां क्या मिलेगा, सदाबहार वन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। यहाँ पे जो पेड़ होगा ना उसका चौड़ी पत्ती होगा, कैसा पत्ती होगा, चौड़ी पत्ती। कहता है एनाकोंडा एक सांप की प्रजाति है
जो ना कहता है एनाकोंडा विश्व का ना सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलता है, ठीक है। हालांकि ब्राजील के जंगल में पाया जाता है, कहाँ? ब्राजील के जंगल में, ठीक है। वहां पे वर्षा अधिक होती है। एनाकोंडा, एनाकोंडा समझ रहे हैं, सांप है, ठीक है। तो सांपों की एक बड़ी प्रजाति है जो एनाकोंडा है, जो ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, जहाँ वर्षा कितना होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, यहाँ पे ना 150 सेंटीमीटर वर्षा होगा, कितना? 150। तब पता है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पे इससे कम होगा, 150 से कम होगी, यानी 150 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगा वहां पे ना उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाएगा। इसमें ना होता है साल, सागौन, बांस आदि के वन यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विषुवत रेखीय वन, तथा इन वनों में ना वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। यहाँ पे वृक्ष भी होगा और झाड़ी भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा जैतून, कॉर्क, ओक के मुख्य वृक्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आप 150 सेंटीमीटर से वहां देखे है ना, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होगा वर्षा, ठीक है। वहां पे होगा विषुवत रेखीय वर्षा, ठीक है। उसके बाद टैगा वन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे ना ये ना सदाबहार वन है, यहाँ पे हरा भरा रहता है, ठीक है। इस वन के ना वृक्ष की ना पत्ती नुकीली होती है, कैसी होती है? नुकीली। ये टैगा वन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद टुंड्रा वन, पता है यह ना बर्फ से ढका रहता है, यह बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ ना मॉस तथा लाइकेन पाए जाते हैं। यहाँ पे मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वन में, ठीक है। अब पर्वतीय वन जैसे हिमालय हो गया आपका, पर्वत में ना शंकुधारी वन मिलेगा। शंकुधारी, कौन सा? शंकुधारी। और इसके पत्ते ना चौड़े होते हैं, क्या होते हैं? चौड़े। तो आप तो शंकु पढ़ोगे ना परीक्षा में, मतलब मैथ में, किस प्रकार का होता है? नीचे से अगर जाएगा ना तो ऊपर कमते जाएगा, ऊपर कमते जाएगा। अगर नीचे से हुआ ना तो ऊपर जाकर के उसकी ना आकार कमते जाएगा, शंकु के आकार ले लेगा एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु के आकार, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे शंकु बच्चा पढ़े हैं इस तरह से, जो आप बर्थडे वाला टोपी पहनते हैं, इसी ना शंकु। तो इस तरह का ना वृक्ष पाया जाएगा जो पर्वत में होगा, कहाँ? पर्वत में। पर्वतीय वृक्ष, ये शंकुधारी वृक्ष कहाँ मिलेगा? पर्वत के ऊंचाई पे, ठीक है, शंकुधारी वृक्ष। अब हमको ना थोड़ा सा मैदान के बारे में पढ़ना है। मैदान मतलब घास के बारे में, मैदान मतलब घास के बारे में। तो कौन सा घास ना कहाँ पाया जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो घास में दो वर्गों में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय जहाँ गर्मी पड़ेगा, और दूसरा शीत कटिबंधीय जहाँ ठंडा पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय देखिए यहाँ पे पूछता है आपको, ठीक है, पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है। जैसे सवाना, ये अफ्रीका में पाया जाता है, और सवाना ना गर्म घास के मैदान है। सवाना क्या है? ये परीक्षा में आता है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? पूछेगा इसकी प्रकृति। सवाना किस प्रकार का घास है? गर्म। सवाना घास की प्रकृति कैसी है? गर्म, यानी उष्ण। कैसी? उष्ण। उष्ण को बोलते हैं गर्म, ठीक है। तो सवाना गर्म घास की प्रकृति है जो अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद कंपोज, कंपोज पाया जाएगा ब्राजील में, ये भी ना गर्म है, ये भी उष्ण है, उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। उसके बाद लानोस, लानोस पाया जाएगा वेनेजुएला में, कोलंबिया में। ये कैसा है? ये भी गर्म है। उसके बाद शीत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। शीत कटिबंध के घास, जैसे कि इसमें है प्रेयरी, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मिलेगा। और ये कैसी है? शीत है। कैसी? शीत घास के मैदान है, शीत घास के मैदान है। उसके बाद पंपास, ये ना अर्जेंटीना में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। और ये कैसी है? शीत कटिबंध में पाया जाता है और शीत घास के मैदान है, ठीक है। उसके बाद बेल्ट, ये बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, और ये भी ना ठंडी है, ठंडी मतलब शीत घास के मैदान है। उसके बाद डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और ये भी ठंडी यानी शीत कटिबंध में मिलेगा, और ये ठंडी घास के स्थल है, ठीक है। उसके बाद स्टेप भी मिलेगा आपको एशिया में, यूक्रेन में, रूस में, चीन में और मंचूरिया प्रदेश में, ठीक है। तो एशिया के जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? स्टेपी। तो ये कैसी है? ठंडी है। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है? सवाना के बारे में, कंपोज के बारे में, लानोस के बारे में, पियरी के बारे में, पंपास के बारे में, स्टेपी के बारे में, डाउन्स के बारे में और बेल्ट्स के बारे में। ये कुछ घास के मैदान है और इसकी जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही है, छोटा सा 6 घास के मैदान, 2 4 5 6 ऐसे ही ना घास के मैदान है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जब आता है तब क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको अभी से ध्यान में रखिए, आपका ना एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाद्वीप, जो एक साथ एशिया महाद्वीप कवर करेंगे हम, ठीक है।